नहीं तो फिर लेकिन जो लाइव हो गया फिर यूट्यूब पे। चलो बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हजेला आईएएस में। आप इजीली देख सकते हैं आज के द हिंदू में हम आज किस किस प्रकार के करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हमारे पास, करंट अफेयर्स के फैक्ट्स यहाँ पर निकल के आते हैं। दोस्तों आज का सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दो है। सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है कि इंडियन वुमेन्स हैव स्क्रिप्टेड अ हिस्ट्री, दे हैव वन द वर्ल्ड कप, दे हैव वन द वर्ल्ड कप। दोस्तों कल जैसा कि आप सब जानते हैं भारतीय महिलाओं ने कल इतिहास रच दिया। दक्षिण अफ्रीका को कल 52 रन से हराकर भारतीयों ने पहला महिला वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया है। दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों कल डीवाई पाटिल में कल मैच हुआ और इस डीवाई पाटिल स्टेडियम में कल मैच के दौरान बड़े ही भावुक कर देने वाले कुछ पल देखने को मिले। खासतौर से हमारे देश के जब पूर्व कप्तान रोहित शर्मा जी जब वो कल रो रहे थे तो कल काफी भावुक कर देने वाला पल कल हमने वहां पर देखा। खैर दोस्तों आप सबको बधाई, आप सब महिला वर्ल्ड विश्व कप के चैंपियन बन चुके हैं। अब आगे चलते हैं कुछ और चीजों के बारे में। दोस्तों ये खबर भी कल बड़ी हिस्टोरिक है कि इसरो हैज लॉन्च्ड एडवांस्ड G77R, इंडियाज हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। भारत की अब तक की सबसे हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों अब हम हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कैसी है, क्या है, इसके नेसेसरी डिटेल्स क्या है, आइए इसके बारे में हम ग्रेट डिटेल में बात करते हैं कि इसके बारे में हम क्या क्या बातें कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों G77R के बारे में अगर हम बात करें तो G77R जो है वो इंडिया की अब तक की सबसे हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट बताई गई है। सबसे हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है बताई जा रही है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मतलब यह होता है कि इसका वजन जो है वो करीब 4410 केजी है। 4410 केजी बतलाया जा रहा है इसका वजन, जो कि अब तक की सबसे हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट मानी जा रही है। तो दोस्तों आप सब परीक्षा के लिए 5 स्टार फैक्ट मार्क कर लें। G77R अब तक की भारत की सबसे हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट बन गई है और हैवीएस्ट भी कितनी, 4410 केजी, यानी 4000 केजी से ज्यादा की। दोस्तों अभी तक इससे पहले हमने अभी तक 4000 केजी की सैटेलाइट लॉन्च नहीं की थी। अभी तक हमने 4000 केजी की सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं की थी। 4000 केजी की सैटेलाइट लॉन्च करने का शायद ये पहला क्षण है जहां पर हम पहली बार 4000 केजी की सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। इतनी भारी भरकम और इतनी हैवी सैटेलाइट्स को जो है वो क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सबको ये बात पता होनी चाहिए G77R क्या है। G77R एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। G77R जो है दोस्तों क्या है, एक प्रकार की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट माय डियर फ्रेंड्स एक ऐसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि हमारे मरीन और हमारे नेवल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मरीन और नेवल कम्युनिकेशन यानी हमारी समुद्री इंडियन ओशन में जो हमारी नौसेना है, इस नौसेना पनडुब्बियां हैं, अलग अलग प्रकार के शिप्स हैं, स्टेल्थ ब्रिगेड्स हैं, इन सभी के बीच में एक बेहतर समन्वय, एक बेहतर संवाद स्थापित हो, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सब देखिए G77R इसका नाम है। एक और नाम से इसको पुकारा गया है CMS-03। दोस्तों CMS यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03, क्योंकि G77 की अगर हम बात करें, G77 पे सैटेलाइट की पहली सैटेलाइट G77 थी। दोस्तों इसे रुकमणी भी कहा जाता है, रुकमणी सैटेलाइट कहा जाता है G77 को। उसके बाद G77A लाई गई थी और उसी क्रम में अब ये G77R लाई जा रही है। यानी G77 के क्रम में, श्रृंखला में यह तीसरी सैटेलाइट है, इसलिए इसे CMS-03 भी कहा जाता है। इस सीरीज में सबसे पहली सैटेलाइट G77 लाई गई थी जिसका नाम रुकमणी भी रखा गया था। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज अब और डिस्कस करने वाले हैं हम, और वो चीज ये है कि ये LVM रॉकेट के माध्यम से, LVM-03 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च की जाएगी। यानी GSLV Mark 3 रॉकेट जो है, इससे ये सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। राइट, GSLV Mark 3 रॉकेट को बाहुबली ऑफ इसरो भी कहा जाता है। इसे बाहुबली क्यों कहा जाता है दोस्तों, इसे बाहुबली क्यों कहा जाता है, जरा आप सब इस पर गौर फरमाएं। भाई बाहुबली ही तो है ये। LVM-3 रॉकेट जो है दोस्तों, इसने क्या कारनामा करके दिखाया है इस पूरे के पूरे सैटेलाइट लॉन्च में। आप देखिए, ये अर्थ अगर हम मान लें, अर्थ के ऊपर दोस्तों ये होती है लोअर अर्थ ऑर्बिट।
लोअर अर्थ ऑर्बिट, अर्थ के ऊपर, ये करीब करीब 500 से 2000 किलोमीटर तक मानी जाती है, 500 से 2000 किलोमीटर तक मानी जाती है। उसके बाद दोस्तों होती है एक मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट दोस्तों ये पृथ्वी के ऊपर मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। और दोस्तों अब इसके ऊपर होती है हायर अर्थ ऑर्बिट, और ये हायर अर्थ ऑर्बिट करीब करीब दोस्तों पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है। 36,000 किलोमीटर की दूरी पर ये हायर अर्थ ऑर्बिट दोस्तों स्थित है। आप देख सकते हैं ये हायर अर्थ ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर तक स्थित है, और इस 36,000 किलोमीटर पे ले जाकर के 36,000 किलोमीटर यानी हायर अर्थ ऑर्बिट पे ले जाकर के हमारे इस LVM-3 ने, LVM-3 यानी GSLV Mark 3 जिसे आप कह रहे हैं, इसने GSLV Mark 3 ने इस हायर अर्थ ऑर्बिट में ले जाकर के इंस्टॉल किया। किसे? राइट, इस किसे इंस्टॉल किया? GSAT-7R को। दोस्तों GSAT-7R को 36,000 किलोमीटर की दूरी पर यानी हायर अर्थ ऑर्बिट में ले जाकर के इंस्टॉल कर दिया गया। और ये जो इंस्टॉलेशन किया गया है, ये जो इंस्टॉलेशन 7R इसका किया गया है दोस्तों, ये हमारे नेवल कम्युनिकेशन को, नेवल कम्युनिकेशन, हमारे डिफेंस नेवल कम्युनिकेशन, हमारी मरीन कम्युनिकेशन, इन सभी चीजों को बेटर बनाने के लिए किया गया है। खासतौर से इंडियन ओशन में, खासतौर से इंडियन ओशन में जो हमारी इंडियन नेवी विद्यमान है, जो हमारे स्ट्रैटेजिक और नेशनल इंटरेस्ट को वहां प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी मरीन बाउंड्रीज की रक्षा कर रही है, हमारी मरीन बाउंड्रीज को और हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को वहां पूरा कर रही है, वो इंडियन नेवी, उस इंडियन नेवी के बीच में एक बेहतर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो, इसके लिए GSAT-7R सैटेलाइट लॉन्च की गई है। दोस्तों एक और बात याद रखिएगा, सिर्फ डिफेंस कम्युनिकेशन के लिए नहीं, बल्कि सिविलियन कम्युनिकेशन में भी GSAT-7R सैटेलाइट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। जो बताया जा रहा है इस GSAT-7R सैटेलाइट के माध्यम से, इस GSAT-7R सैटेलाइट के माध्यम से दोस्तों अब हमारे देश में जो रिमोट एरियाज हैं, जहां पर अभी तक सैटेलाइट्स नहीं पहुंच पाई हैं या इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है, ऐसी रिमोट लोकेशंस जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है या फिर कुछ ऐसे फॉरेस्ट एरियाज में है जहां पर अभी तक नेटवर्क या कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पाया है, ब्रॉडबैंड नहीं पहुंच पाया है, इस GSAT-7R सैटेलाइट के माध्यम से वहां तक भी इंटरनेट, ब्रॉडबैंड बहुत ही स्विफ्ट तरीके से, बहुत ही क्वांटम स्पीड में वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों GSAT-7R सैटेलाइट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा चर्चा में है, और एग्जाम के लिए भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एक बार GSAT-7R सैटेलाइट के बारे में कुछ फैक्ट्स कर लें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। GSAT-7R सैटेलाइट, इसे लॉन्च कहां से किया गया? श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया, श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया। ये इसे CMS-03 भी कहा गया है। CMS-03 इसलिए क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है दोस्तों, ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसीलिए इसे दोस्तों क्या कहा गया? CMS-03 भी कहा गया। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों, राइट, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इसके बारे में है कि इसे LVM-3 रॉकेट से या GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसे हायर अर्थ ऑर्बिट में यानी पृथ्वी से करीब करीब 36,000 किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर के इंस्टॉल किया गया है GSAT-7R को। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए। हायर अर्थ ऑर्बिट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसके अलावा दोस्तों कुछ ये एक और चीज कि ये पूरी तरीके से एक इंडिजीनियसली बिल्ड सैटेलाइट थी, इसमें किसी भी प्रकार की विदेशी मदद नहीं ली गई है, पूरी तरीके से एक इंडिजीनियसली बिल्ड सैटेलाइट थी। और आखिरी चीज ये कि दोस्तों ये हमारे मरीन कम्युनिकेशन, नेवल कम्युनिकेशन और यहां तक सिविलियन कम्युनिकेशन को क्या करेगी? स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस सीरीज को ले आया गया है दोस्तों। इज दैट क्लियर? तो यहां तक बातें आप सबको समझ में आनी चाहिए। टेस्ट पासवर्ड बैंकिंग एग्जाम की 3,000 टेस्ट सीरीज और 250 पीवाईक्यू मिलते हैं। डाउनलोड नाउ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आज की हमारी पहली खबर है, आज की हमारी पहली खबर जिसके बारे में हम डिस्कशन करना चाहते थे। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप सब पढ़ लेंगे। इसके अलावा कुछ खास बात आज दूसरी चीज़ों में देखने को नहीं मिल रही है। हम अगर बात करें
दोस्तों यहाँ पर देखिए लेह से खबर आई है। लेह के बारे में हमने क्या डिस्कशन किया था अभी तक, लद्दाख और 6 शेड्यूल के बारे में हमने डिस्कशन करते वक्त कहा था कि सिर्फ लद्दाख में एकमात्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेह में, लेह से लद्दाख से, इसके अलावा कोई भी दूसरा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और दोस्तों ये लद्दाख के लोगों की एक बहुत बड़ी डिमांड है, इस पर ढेरों हमने डिस्कशंस किए हैं, तो इस पर आप सब इसको पढ़ लीजिएगा। दोस्तों हम दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ पर ये आ रही हैं। एक्सपर्ट जॉइंट हैंड्स फॉर रामसर साइट टैग फॉर वेटलैंड्स इन असम सेंचुरी, और दूसरा ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल बिगिंस टुडे टू स्ट्रेंथन जॉइंट कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस, टू स्ट्रेंथन जॉइंट कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस। अब देखिए दोस्तों कुछ मिलाकर हम बात करते हैं, जैसे Expert join hands for Ramsar site tag for wetlands in Assam Sanctuary and tri-service exercise Trishul begins today to strengthen joint combat preparedness। दोस्तों अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर त्रिशूल एक्सरसाइज की बात की जा रही है, यहाँ पर त्रिशूल एक्सरसाइज की बात जो है वो की जा रही है। त्रिशूल एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज त्रिशूल, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप सब याद रख लें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री एक्सरसाइज त्रिशूल, मिलिट्री एक्सरसाइज जिसे त्रिशूल कहा जा रहा है। त्रिशूल दोस्तों ये हमारी एक जॉइंट कॉम्बैट एक्सरसाइज है, ये हमारी एक जॉइंट कॉम्बैट एक्सरसाइज है जो तीनों ही सेनाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तीनों ही यानी इंडियन एयरफोर्स, आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों को मिला करके दोस्तों एक जॉइंट एक्सरसाइज की जा रही है, उसे कहा गया है त्रिशूल। दोस्तों ध्यान रखिए त्रिशूल बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस साल हमने लगातार अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि हम थिएटराइजेशन की तरफ मूव करना चाहते हैं, थिएटराइजेशन की तरफ, यानी अपने देश में अपने डिफेंस के लिए कुछ ऐसे थिएटर्स डेवलप करना चाहते हैं जहां पर ये तीनों सेनाएं बहुत ही जॉइंट और कॉम्बैटिव और कोलैबोरेटिव तरीके से काम करें, जॉइंट कॉम्बैटिव और कोलैबोरेटिव तरीके से काम करें, बहुत ही कोलैबोरेटिव अंदाज में, बहुत ही कोलैबोरेटिव अंदाज में, बहुत ही कोऑपरेटिव अंदाज में ये तीनों की तीनों सेनाएं जो हैं आपस में मिल बैठकर काम करें और एक यूनिफाइड कमांड को डेवलप करें। एक यूनिफाइड कमांड को क्या करें, यूनिफाइड कमांड को क्या करें दोस्तों, डेवलप करें। तो दोस्तों यहां पर त्रिशूल जो है, मिलिट्री एक्सरसाइज त्रिशूल जो है वो एक जॉइंट कॉम्बैट एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज त्रिशूल, ठीक, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों त्रिशूल के बारे में कुछ और बातें जो आपको पता होनी चाहिए वो ये, त्रिशूल के बारे में जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि त्रिशूल जो है दोस्तों ये एक्सरसाइज हमारे थार डेजर्ट से लेकर के थार डेजर्ट से लेकर के थार मरुस्थल से लेकर के हमारा जो सर क्रीक वाला इलाका है, सर क्रीक यानी हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहां तक एक्सरसाइज जो है परफॉर्म की जाएगी, वहां तक ये एक्सरसाइज परफॉर्म की जाएगी, यानी हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पर ये पूरी की पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज दोस्तों परफॉर्म की जाएगी। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पर ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है परफॉर्म की जाएगी। दोस्तों ये हमने कुछ डिस्कशन किया राइट त्रिशूल के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए त्रिशूल क्या है। ये एक जॉइंट कॉम्बैट एक्सरसाइजेस में हमारी तीनों ही सेनाओं ने भाग लिया, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। ये हमारे थिएटराइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के डायरेक्शन में उठाया गया पहला कदम है। थिएटराइजेशन का मतलब होता है कि आप तीनों ही सेनाओं का एक जॉइंट कॉम्बैटिव एक्सरसाइज करा रहे हो और तीनों का एक कोलैबोरेटिव, जॉइंट और यूनिफाइड कमांड डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों निकोबार प्रोजेक्ट जो बहुत चर्चा में था, निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में हम सब यही कह सकते हैं कि निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो वहां पर हम एक थिएटर कमांड लाना चाहते हैं। थिएटर कमांड का मतलब होता है एक ऐसा कमांड जहां पर तीनों ही सेनाएं एक साथ कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव तरीके से काम करती हों। तो दोस्तों हम भारत में और भी कई जगहों पर ऐसा थिएटर कमांड एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में, हर अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया हम अलग अलग जोन्स में दोस्तों ये थिएटर कमांड आने वाले समय में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इस कारण से कहीं कहीं तो एस्टेब्लिश हो भी चुका है और थोड़ी जगह हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस कारण से हम इस प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइज को भी अब शुरू कर चुके हैं जहां पे तीनों सेनाएं एक साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो दोस्तों त्रिशूल आपको ये पता होना चाहिए, राइट, मिलिट्री एक्सरसाइज त्रिशूल। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और चीजों के बारे में बात करें तो कुछ और चीजें जो हैं वो यहाँ पर चर्चा में दोस्तों एक रोमारी डोंडुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। रोमारी डोंडुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये रोमारी डोंडुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स क्या है? ये रोमारी डोंडुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, अगर हम बात करें रोमारी
वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। अगर हम इसके बारे में दोस्तों बात करें तो रोमारी डोंडुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो असम में है। ये एरिया प्लेसेस इन न्यूज़ में दोस्तों याद रखिएगा, ये असम में है और असम में होने की वजह से ये काफ़ी चर्चा में इसलिए है क्योंकि लगातार ये असम के लोग, असम के लोकल कम्युनिटीज़ ये डिमांड कर रहे हैं कि इन्हें इंक्लूड किया जाए, इन्हें इंक्लूड किया जाए। कहाँ पर इन्हें इंक्लूड किया जाए माय डियर फ्रेंड्स? इन्हें इंक्लूड किया जाए रामसर साइट के तौर पर। दोस्तों अभी तक भारत देश में 94 रामसर साइट्स हैं, 94 रामसर साइट्स हैं और 95th रामसर साइट बनाने के लिए रामसर डोंडुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को बनाए जाने की बात की जा रही है। यहां पर माना जाता है करीब करीब 12,000 बर्ड स्पीशीज जो है वो रहती हैं, यानी इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए ये मांग की जा रही है, इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये मांग की जा रही है कि अब इसे भी एक रामसर साइट घोषित कर दिया जाए, इसे भी दोस्तों एक रामसर साइट घोषित कर दिया जाए। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो आगे चलते हैं, हम सब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ को लेकर के डिस्कशन करते हैं। क्या है तो प्लेसेस इन न्यूज़ में दोस्तों रोमारी डोंडुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के बारे में याद रखना है। ये असम के नौगांव जिले में आता है, असम के नौगांव जिलों में आता है दोस्तों। असम के नौगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास ये साइट मौजूद है और इसे लगातार वहाँ के लोकल पॉपुलेशन जो है एक रामसर साइट के रूप में इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं दोस्तों। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, इस पर डिस्कशन तो हो ही गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते चलते हम कुछ टॉपिक्स को देखते हैं। यहाँ पर ये टॉपिक डिस्कशन काफ़ी हमारा पहले भी हो चुका है इस टॉपिक पर, इंगेज तालिबान डोंट रिकॉग्नाइज देम। यहाँ पर दोस्तों ये बात कही जा रही है, हमने लगातार चर्चा की इस टॉपिक के बारे में, एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं हम सब, एक बार फिर से इस टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये टॉपिक क्या कहता है? ये टॉपिक ये कहता है, ये टॉपिक ये कहता है कि ये टॉपिक क्या कहता है? ये टॉपिक ये कहता है कि तालिबान जो कि एक जमाने में एक टेररिस्ट आउटफिट हुआ करता था, एक जमाने में एक टेररिस्ट आउटफिट हुआ करता था, इस तालिबान के साथ, इस तालिबान को अलग अलग देश ने अलग अलग प्रकार से बैन करके रखा था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो इस तालिबान के साथ हमेशा फाइट में ही रहा दोस्तों। इस तालिबान ने 2002 से लेकर 2021 तक अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बहुत सारी हिस्ट्री जो हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं यानी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, ये भारत यात्रा पर रिसेंट में आए थे। इन सब चीज़ों के बारे में हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। भारत यात्रा पर दोस्तों जब तालिबान के विदेश मंत्री आए थे तो बहुत सारे लोगों ने इसका कंडेमनेशन भी किया, बहुत सारे लोगों ने उसका कंडेमनेशन भी किया कि भारत के तरफ से जिस प्रकार का वेलकम, जिस प्रकार की हॉस्पिटैलिटी, जिस प्रकार का स्वागत तालिबान के इस फॉरेन मिनिस्टर का किया गया, इस विदेश मंत्री का किया गया, वो काफ़ी ज़्यादा संदेह के घेरे में आता गया, वो काफ़ी ज़्यादा संदेह के घेरे में दोस्तों आता गया। और संदेह के घेरे में आने की वजह से, उस संदेह के घेरे में आने की वजह से यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोगों ने क्रिटिसिज्म भी शुरू कर दिया, क्रिटिसिज्म भी अलग अलग प्रकार का शुरू कर दिया भारत में दोस्तों। इसको लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसकी लगातार इसको एक भारत के लिए एडवांटेज बता रहे थे, यानी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भारत के लिए बता रहे थे और बता रहे थे कि इस प्रकार से पाकिस्तान, चीन और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को काउंटर करने के लिए एक बेहद ज़रूरी स्टेप भारत सरकार ने उठाया है। तो ये आर्टिकल दोस्तों डील करता है सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ को लेकर के कि भाई तालिबान को के साथ हमें इंगेज करना है, यानी जो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, इंगेज करना है, यानी इनके साथ हमें हमेशा संवाद बनाकर रखना है, अपने हितों की हमेशा रक्षा करनी है। लेकिन यहाँ पर आकर के इनको किसी प्रकार से ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से इन्हें किसी प्रकार से एक्नॉलेज नहीं करना, आधिकारिक रूप से इन्हें किसी भी प्रकार से एक्नॉलेज नहीं करना दोस्तों। तो ये तालिबान दोस्तों कुल मिलाकर ऐसी बात है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये आर्टिकल डील करता है आगे चलते दोस्तों कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आज एक टॉपिक दोस्तों ग्राम सभा का भी हमारे डीएनए में आया है। ग्राम सभा दोस्तों, ग्राम सभा क्या है और ग्राम पंचायत से ये किस प्रकार से डिफरेंट है, इसके बारे में हम बात करते हैं।
ग्राम सभा क्या है और ये ग्राम पंचायत से किस प्रकार डिफरेंट है, आइए इसके बारे में बात करें। दोस्तों, ग्राम सभा उन लोगों के समूह को कहा जाता है, उन लोगों के ग्रुप को कहा जाता है, या उन लोगों के समूह को कहा जाता है, उन लोगों के समूह को या उन लोगों के ग्रुप को कहा जाता है जो, दोस्तों ध्यान रखिए, जो ग्राम पंचायत को इलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? ग्राम पंचायत को इलेक्ट करते हैं, यानी इनका निर्वाचन करते हैं। ग्राम पंचायत को इलेक्ट करने वाली बॉडी का नाम ग्राम सभा है। दोस्तों, भारत के संविधान के हिसाब से ग्राम सभा के प्रति ग्राम पंचायत को हमेशा जवाबदेह बने रहना पड़ेगा, हमेशा यहाँ पर जवाबदेह बना रहना पड़ेगा, यानी जवाबदेही को हमेशा सुनिश्चित करना पड़ेगा। ग्राम सभा के पास ये अधिकार होगा कि वो ग्राम पंचायत की किसी भी एक्शन, किसी भी डीड को, किसी भी एक्शन को, किसी भी डीड को, किसी भी पॉलिसी को, किसी भी प्रशासनिक निर्णय को चैलेंज कर सकती है, उस पर किसी प्रकार का सवाल पूछ सकती है। तो भारत के संवैधानिक व्यवस्था में हमने एक प्रकार का एक व्यवस्था बना करके रखी है। उस व्यवस्था को कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, और इस प्रिंसिपल्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंस के माध्यम से ग्राम सभा हमेशा ये कोशिश करती है कि ग्राम पंचायत के निर्णयों को की हमेशा वो अन्वेषण करती रहे, अवलोकन करती रहे, अनुसंधान करती रहे, और ये सुनिश्चित करे कि ग्राम पंचायत सदैव अपना जो आंसरेबिलिटी है या जवाबदेही है वो ग्राम सभा की तरफ रखे। एक रूरल गवर्नमेंट को, ग्रामीण प्रशासन को ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए, ज़्यादा जवाबदेह बनाने के लिए, ज़्यादा ईमानदार बनाने के लिए दोस्तों हमने ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में इस प्रकार का एक ऑर्गेनिक लिंक जो है वो क्रिएट किया है। इस प्रकार का एक ऑर्गेनिक लिंक क्रिएट किया है। दोस्तों, ये आपको समझ में आना चाहिए। इज दैट क्लियर? दोस्तों, ये आर्टिकल हमने डिस्कशन कर लिया, इंगेज विद तालिबान, ग्राम सभा। अब कुछ और आर्टिकल्स दोस्तों आए हैं। ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट पर एक डिफरेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल दोस्तों यहाँ पर देखिए, वेलफेयर डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट रिफॉर्म्स। तो ये आर्टिकल कुछ अलग प्रकार का आर्टिकल है। ये बिहार के इलेक्शन के बारे में बात करता है कि बिहार का इलेक्शन किस प्रकार से पूरी तरीके से वेलफेयर ओरिएंटेड हो चुका है। दो चीज़ों पर ये पूरा का पूरा बिहार का इलेक्शन लड़ा जा रहा है। एक है वेलफेयरिज्म, यानी एक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, उसमें जिस प्रकार से अलग अलग कल्याणकारी राज्यों के माध्यम से बिहार की जनता को अलग अलग प्रकार के पैसे दिए गए हैं। एक तो ये मुद्दा बिहार में है, और हो सकता है आने वाली सरकार का निर्माण जो है वो इसी मुद्दे पर आधारित हो। और दूसरी तरफ दोस्तों आप देख सकते हैं, वहाँ बिहार में जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है, बिहार में सामाजिक न्याय एक बहुत बड़ी सच्चाई है। 1990 में लालू यादव का बिहार का चीफ मिनिस्टर बनना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की जीत थी। तब से लेकर आज तक बिहार में पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के अलग अलग प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अलावा हर जाति की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी वहां पर बनी हुई है। इस कारण से बिहार में जो इलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा टफ माना जाता है। पिछले इलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो पिछले इलेक्शन में जो 2020 में हुआ था, मात्र 12,000 वोट के मार्जिन से, सिर्फ 12,000 वोट के मार्जिन से सरकार का बनना और बिगड़ना हो गया था। यानी पिछली सरकार जो 15 सीटों से चुनाव जीत करके आई थी वो मात्र 12,000 वोट आगे थी अपने विपक्षी दल के जरिए। दोस्तों, ये तो रही एक बात। 2005 का इलेक्शन तो कुछ आपको याद ही होगा, आपको याद नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। 2005 के इलेक्शन में 2005 के इलेक्शन में तो 2 बार इलेक्शन हुआ। 2 बार इलेक्शन, एक बार मई या जून 2005 में और एक बार नवंबर दिसंबर 2005 में। 2 बार इलेक्शन होने का मतलब, पहली बार जब इलेक्शन हुआ तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, और कोई भी पॉलिटिकल फॉर्मुलेशन, कोई भी पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ सरकार बनाना नहीं चाह रहा था। नतीजा, बिहार में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया और नवंबर में एक बार फिर से इलेक्शन हुआ, और दोस्तों नवंबर में नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। तब से लेकर अभी तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, बीच में 1 साल छोड़ करके। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, ये एक ऐसी व्यवस्था है, ये एक ऐसा, बिहार में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, वो सामाजिक व्यवस्था पिछले कई दशकों से जो एक फुल मैंडेट है वो आने नहीं दे रही है। पिछले 25-30 साल से बिहार में कोलिशन गवर्नमेंट्स का ही रूल रहा है। कोई सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो है बिहार में कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ सरकार नहीं बना पाई है। आखिरी बार जो बिहार में कंप्लीट मेजॉरिटी से सरकार आई थी वो आई थी 1995 में। लालू यादव कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। तो दोस्तों, ये बिहार की सच्चाई है। उम्मीद करते हैं कि बिहार के लोग इस बार एक स्पष्ट जनादेश देंगे
और वोट फ्रैगमेंटेशन से बचेंगे, क्योंकि वोट फ्रैगमेंटेशन जो 2020 में हुआ और जिसकी वजह से एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनी, उसमें बिहार में पिछले एक साल में जबरदस्त राजनीतिक अस्थिरता यानी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है वो देखी। और इस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का दोस्तों इस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का नुकसान भी बिहार को हुआ, और बिहार को नुकसान होकर के जिस प्रकार से 3-4 सरकारें बिहार के पिछले 5 साल में बनी हैं, तो दोस्तों उससे नुकसान तो बिहार का हुआ। अब उम्मीद करते हैं कि इस साल बिहार और बिहारी जो है वो स्पष्ट जनादेश देंगे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये सेशन यहीं तक। हम कल मिलेंगे सेम टाइम प्राइम टाइम।